यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके अमेंडमेंट लेक्चर फॉर द मई एंड नवंबर 2021 एग्जाम के लिए। एंड फॉर योर एग्जामिनेशन May and November 2021 फिनेंस एक्ट 2020 इज एप्लीकेबल। और उसके साथ में एक बीच में एक और एक्ट आया था इन द मंथ ऑफ द सितंबर 2020। मींस एक ऑर्डिनेंस आया था। और ऑर्डिनेंस कब आता है? जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती। तो कोरोना की वजह से एक ऑर्डिनेंस आया था, फिर उसको एक्ट में बदल दिया गया। एंड दैट इज टैक्सेशन रिलैक्सेशन इन सर्टेन प्रोविजन एंड अमेंडमेंट एक्ट 2020 है, दैट इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आज से हम पढ़ेंगे जितने भी अमेंडमेंट्स है आपके एग्जाम के लिए, सीए फाइनल के लिए, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आप मुझे पूछोगे कि सर एक बात बता दो, बुक जो है वो हम नई ले लें या फिर बुक्स जो हमारे पास पुरानी वाली, अगर हो सकता है किसी बच्चे के पास पुरानी वाली बुक रहे जो मई नवंबर 2020 के लिए एप्लीकेबल थी, वो रहे तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। मेरा एक पर्सनल एडवाइस रहेगा, इस बार के लिए आप बुक जो है उसको नई वाली बुक ले ले, जो न्यू बुक मार्केट में अवेलेबल है वो ले ले। इसका रीजन बीइंग कि बहुत सारे अमेंडमेंट है इस बार, और बहुत सारे अमेंडमेंट है, और इस बार हर अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने कॉम्पैक्ट में डाला है। हर एक अमेंडमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेगा। तो जिससे क्या होगा, क्योंकि आईसीआई का मटेरियल अगर आप देखोगे, अभी आईसीआई ने जो मटेरियल रिलीज किया, उस आईसीआई के मटेरियल में एक भी अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन डाला है इक्वलाइजेशन लेवी में, बाकी जगह कहीं पे भी अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। तो मैं बता दूं, मैंने हर जगह अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन डाले हैं, तो उससे आपको ईजी रहेगा उसको समझने के लिए। और इन लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं उनको। कोई बात नहीं, नहीं खरीद सकते बुक, आप जेरोक्स ले लो। अगर आपको लगता है जेरोक्स से पढ़ सकते हैं तो आप प्लीज जेरोक्स ले लो, बट मेरा एडवाइस ये रहेगा आप नई बुक है उसको रेफर करोगे। तो आपको जो बुक मिलेगी, यहां पे हम अमेंडमेंट लेक्चर में ये वाली बुक से डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका कवर है, ये बहुत प्यारा सा है। इसके पीछे एक बंदे का फोटो भी दे रखा है। ये वॉल्यूम नंबर 1 है। तो ये वॉल्यूम नंबर 1 है, और इसके जैसा का जैसा एक वॉल्यूम नंबर 2 भी है। और वॉल्यूम नंबर 2 जो है उसमें 30 मार्क्स का इंटरनेशनल टैक्सेशन कवर किया गया है, उसके बाद में केस लॉज कवर किए हैं, और उसके बाद एमसीक्यूज के जितने भी सेट है वो हमने 16-17 सेट है वो एमसीक्यूज के कवर किए हैं इस बुक में। इस साल मैं बता दूं बुक में नया क्या है। तो इस साल बुक में आपको वॉल्यूम 1 में एक चार्ट मिलेगा, एक बड़ा ही प्यारा सा चार्ट है। और ये चार्ट मैंने आपके लिए बनाया है जिससे कि आप फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील को अच्छे से समझ पाओ। तो इतना बड़ा ये चार्ट है, आपको दिख नहीं रहा होगा आई थिंक। यस, वो बहुत सा वो ग्रीन है ना चार्ट का कलर, तो इसके लिए वो ऐसा हो गया है। तो चार्ट का कलर थोड़ा ग्रीन है, उसकी वजह से वो एब्जॉर्ब हो गया हमारे कैमरे में। तो यहां पे ये ऐसा एक चार्ट है बड़ा सा, जिसमें आपको फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील से रिलेटेड चीजें दे रखी है। आप अपने साथ जरूर रखें ये चार्ट को, जिससे क्या होगा कि फटाफट आप उसको रेफर कर सकते हैं। बाकी मैंने मेरे YouTube वो क्या बोलते हैं टेलीग्राम चैनल पे भी इसका पीडीएफ भी शेयर कर रखा है, तो आप चाहिए तो वहां से पीडीएफ से आप जेरोक्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज समझना, ये आपकी बुक्स है सर। जितने भी आईसीआई के मटेरियल में अमेंडमेंट्स दिए हैं, आईसीआई मटेरियल में बहुत बार अभी तक आजकल मार्केट में ऐसा चल रहा है कि आईसीआई मटेरियल बहुत ज्यादा चेंज हो गया एंड ऑल दैट थिंग। डीटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। डीटी में जो आईसीआई मटेरियल में दे रखा है, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड, हर चीज हमने कवर कर ली है, और हमने हर अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका हम अमेंडमेंट चालू करते हैं फॉर योर एग्जामिनेशन, दैट इज मई एंड नवंबर 2021 एग्जामिनेशन। उसके लिए आपका फाइनेंस एक्ट है वो 2020 रहेगा, और यहां पे आपका जो प्रीवियस ईयर है वो 2021 रहेगा, असेसमेंट ईयर 21-22। तो सबसे पहला हम डिस्कस करने वाले हैं सर टैक्स रेट में क्या अमेंडमेंट है। तो टैक्स रेट में पहला अमेंडमेंट तो यह है कि भैया कंपनी का टैक्स रेट क्या होता है। तो मैं बता दूं आपका कंपनी का टैक्स रेट क्या होता है। लास्ट ईयर तक कैसा था, कंपनी का टैक्स रेट 30% नॉर्मली, बट अगर किसी कंपनी का 17-18 का टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है तो उसके लिए 25%। वहां वो 17-18 था, उसकी जगह हो गया है 18-19। तो इस बार के लिए मींस प्रीवियस ईयर 2021 का जब भी आप रिटर्न फाइल करोगे फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए कंपनी के लिए टैक्स रेट क्या रहेगा। डोमेस्टिक कंपनी की अगर मैं बात करूंगा, तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में एक चीज ध्यान रखना, डोमेस्टिक कंपनी के केस में नॉर्मल टैक्स रेट इज 30%, बट किसी डोमेस्टिक कंपनी का अगर प्रीवियस ईयर 18-19 का, वी आर सेइंग दैट प्रीवियस ईयर 18-19 का टैक्स किसके लिए निकाल रहे हो, प्रीवियस ईयर 2021 के लिए, बट 18-19 का टर्नओवर इज अप टू 400 करोड़, तो उस केस में आपका टैक्स रेट है वो 25% रहेगा। दैट इज द फर्स्ट अमेंडमेंट इन द टैक्स रेट। उसके बाद में
उसके बाद में आपका जो अमेंडमेंट है, कुछ स्पेशल रेट्स में अमेंडमेंट है, बट स्पेशल रेट वाला अमेंडमेंट अभी थोड़ी देर के बाद लेता हूं। उससे पहले आप इस पेज पे आ जाओ। आप जो है वो आपके पास ये बुक रहेगी, उस बुक में आप पेज नंबर जहां स्पेशल रेट्स खत्म हो जाती है उसके बाद यहां पे आ जाओ। रिलीफ फॉर द एनहांस सरचार्ज टू इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अब एक चीज समझना आप लोग, इधर देखो। जो इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन रहता है, उसके लिए सर टैक्स रेट क्या रहती है? टैक्स रेट, स्लैब रेट एंड वो है। सर सरचार्ज कैसे लगता है? तो सरचार्ज लगता है इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़ तो 10%, 1 करोड़ से ज्यादा है अप टू 2 करोड़ तक है तो आपका 15%, मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ है तो उस केस में 25% एंड मोर देन 5 करोड़ है देन 37%। ये आपका सरचार्ज का रेट रहता है। अब एक चीज समझना, हमने लास्ट ईयर ये पढ़ा था कि अगर मान लो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 111A वाला है, सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला है, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला है, तो अगर इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A वाला, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A वाला। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला कौन सा होता है? दैट इज LTCG ऑन इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। आपने STT पे किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन एक्सेस ऑफ 1 लाख विल बी टैक्सेबल एट द रेट 10%, एंड शॉर्ट टर्म हुआ तो उस केस में 15% की रेट से टैक्स लगता है। अब एक बात बताऊं मैं आपको, हमने ये पढ़ा था कि ये जो अगर आपकी इनकम में ये वाले कैपिटल गेन है LTCG 112A एंड STCG 111A, तो इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन कितना भी इनकम हो, आप पे मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगेगा? मैक्सिमम सरचार्ज जो था इन इनकम पे, कैपिटल गेन पे, दैट इज 15%। मैक्सिमम सरचार्ज है वो आपका 15% लगेगा, ऐसा लिखा हुआ था कि इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में नॉर्मल सरचार्ज जो है वो आपका 37% तक जाता है अगर 5 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो। बट व्हेन इट कम्स टू द LTCG 112A एंड STCG 111A, उसके केस में आपको मैक्सिमम जो सरचार्ज लगेगा वो मैक्सिमम सरचार्ज आपका 15% की रेट से लगेगा। मैक्सिमम सरचार्ज 15% की रेट से लगेगा। इस बार ये अमेंडमेंट है कि यहां पे LTCG 112A, STCG 111A, इसके साथ में इन्होंने यहां पे डिविडेंड इनकम को भी जोड़ दिया है। अगर बेटा आपका कोई डिविडेंड इनकम है, क्या है? डिविडेंड इनकम, तो डिविडेंड जो मिलता है वो डिविडेंड के केस में भी आपको मैक्सिमम सरचार्ज 15% लगेगा, भले डिविडेंड इनकम कितना भी हो। आपको 10 करोड़ का डिविडेंड मिला तो टैक्स रेट तो नॉर्मल स्लैब रेट से लगेगा, लेकिन आप पे जो सरचार्ज है वो मैक्सिमम 15% की रेट से रहेगा। तो इन सिंपल वर्ड में आपको बोल दूं कि इन केस ऑफ द इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनके केस में जो हायर सरचार्ज है वो 25-37% नहीं लगेगा। कब? अगर उनकी इनकम में LTCG 112A है या STCG 111A है या डिविडेंड का इनकम है। और मैं बता दूं इस बार से डिविडेंड का इनकम टैक्सेबल है, वो DDT VDT हटा दिया भैया इस साल से। देयर इज नो DDT कंसेप्ट, DDT हटा दिया, अब डिविडेंड आपके हाथ में टैक्सेबल होगा, आपके IFOS में टैक्सेबल होगा। और मैं बता दूं अगर आपका डिविडेंड है या फिर LTCG ये कैपिटल गेन है तुम्हारे शेयर मार्केट वाले, तो उन केस में मैक्सिमम सरचार्ज कितना लग सकता है? 15% लग सकता है। इससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल लिया है करके, ठीक है। तो आप सीधा एक काम करो, एग्जाम्पल नंबर 3 पे आओ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, और जैसा मैंने बोला है हर चीज का मैंने एग्जाम्पल लिया है, हर अमेंडमेंट के लिए आपको एग्जाम्पल है वो बुक में मिलेगा। तो देखो बेटा, आ जाओ सब लोग एग्जाम्पल नंबर 3 पे। तो देखो क्या दे रखा है, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। मिस्टर बीबी, अ रेजिडेंट, एज 31 years, हिज इनकम डिटेल फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 आर एज फॉलोज। तो इस साल का इनकम का डिटेल दे रखा है आपको। कैपिटल गेन 112A वाला 2 लाख है, कैपिटल गेन 111A वाला 4 लाख है, एंड डिविडेंड का इनकम है वो 13 लाख है, और अदर इनकम है वो 3 करोड़ 34 लाख है। ये हमारा इनकम है। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए टैक्स लायबिलिटी निकालना। सबसे पहली चीज तो ये समझो कि भैया अपना टोटल इनकम कितना है। तो जब हम टोटल इनकम कैलकुलेट करने जाएंगे तो 2 लाख प्लस 4 लाख प्लस 13 लाख प्लस 3 करोड़ 34 लाख
इट्स कम्स टू द 3,53,00,000। अब एक बात बताओ, 3,53,00,000 है, ये हमारा टोटल इनकम है। अब आप ऐसे तो देखोगे कि इनकम जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपका सरचार्ज 25% होना चाहिए। अगर आपका इनकम है वो 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको सरचार्ज 25% होना चाहिए। लेकिन एक चीज समझना, जो भी आपका इस पे टैक्स आएगा 112A वाले 111A एंड डिविडेंड पे, इस पे जो टैक्स आएगा उस पे मैक्सिमम सरचार्ज आप कितना लगाओगे? 15%। कितना लगाओगे? 15%। लेकिन एक बात बताओ, यहां दिक्कत यह आती है कि सर टैक्स निकालेंगे कैसे? तो मैं एक बात बताऊं, 353 मींस 3,53,00,000 में से जो आपका LTCG 112A वाला है 2 लाख, उस 2 लाख पे तो टैक्स कितना आएगा? ऐसे मैंने नीचे कैलकुलेट करके दिया है तो मैं नीचे से ही रेफर करवा देता हूं। एक बात बताओ मुझे सर, ये LTCG 112A 2 लाख है तो 2 लाख पे तो टैक्स कितना आएगा? 1 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा एंड ऑन रिमेनिंग 1 लाख 10% 10,000 आएगा। तो ये देखो मैंने 10,000 ले लिया। अब एक चीज समझना, कैपिटल गेन 111A वाला कितना है? 4 लाख। सो 4 लाख पे 15% कम्स टू द 60,000, तो ये तुम्हारा 60,000 आएगा। अब एक बात बताओ, ये जो डिविडेंड इनकम है, ये डिविडेंड इनकम तो आपके स्लैब रेट से ही जाएगा। जो डिविडेंड इनकम है, ये डिविडेंड इनकम तो स्लैब रेट से जाएगा। और आपका अदर इनकम कितना है? 3,34,00,000 है। तो आप एक काम करो ना, 3,34,00,000 प्लस आप 13 लाख कर दो तो इट्स कम्स टू द 3,47,00,000। और ये जो 3,47,00,000 आया, इस पे फिर आप स्लैब रेट से टैक्स निकालो। 3,47,00,000 पे स्लैब रेट से टैक्स निकालो। आई अज्यूम दैट 115 BAC नहीं लिया। ये BAC क्या होता है अभी चालू करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। तो यहां पे 3,47,00,000 पे टैक्स कितना आएगा? तो -10 लाख तक तो स्लैब रेट से, और मल्टीप्लाई बाय 30% करो तो कितना? 1,01,10,000 प्लस 1,12,500। इट्स कम्स टू द 1,02,22,500। ये आपका टैक्स आता है किस पे? 3,47,00,000 पे। तो आपका टोटल टैक्स इतना आया। अब एक बात बताओ, सरचार्ज कितना लगाओगे? तो मैं बोलूं डिविडेंट वाला जो टैक्स है, STCG 111A वाला एंड LTCG 112A वाला, इन तीनों का जो टैक्स आएगा, उन तीनों के टैक्स पे मैक्सिमम सरचार्ज 15% से लगेगा। कितना लगेगा? 15% से। तो मैं एक बात बताऊं, आप एक काम करो, यहां पे इधर देखो, समझने की कोशिश करना। आप यहां पे देखो, तो मैं बताऊं यहां पे 10,000 एंड 60,000 जो है, 10,000 एंड 60,000 वो तो अपने को पता है कि वो कैपिटल गेन। अब एक बात बताओ, इसमें डाउट ये आया कि सर ऐसा कैसे पता चले कि ये हमारा जो 1,02,22,500 का टैक्स है, इसमें डिविडेंड वाला कितना टैक्स है? भैया ये 1,02,22,500 तो 3,47,00,000 पे टैक्स है, तो इसमें डिविडेंड वाली इनकम पे कितना टैक्स है? तो सीधी सी बात है, आप प्रपोर्शनेट कर लो। मैं प्रपोर्शनेट कैसे करूंगा? मैं क्या करूंगा, 1,02,22,500 है, ये कितने पे? 3,47,00,000 पे है। 3,47,00,000 पे तो मल्टीप्लाई बाय आप कितने से करोगे? आपका डिविडेंड कितना था? 13 लाख था, तो मल्टीप्लाई बाय आप 13 लाख से कर दो। मल्टीप्लाई आप 13 लाख से कर दो तो आपको मिल जाएगा यहां पे टैक्स, दैट्स कम्स टू द आपका 3,82,976। 3,82,976। अब एक काम करो, आप जो डिविडेंड वाला जो टैक्स है 3,82,976, इस पे आप सरचार्ज कितना परसेंट लोगे? 15%। तो यहां पे देखो मैंने क्या किया, सरचार्ज ऑन डिविडेंड जो है इस पे 15% लिया। किस पे? 3,82,976 मल्टीप्लाई बाय 15%। तो देखो मेरा कैसे आएगा, 3,82,976 मल्टीप्लाई बाय 15%, इट्स कम्स टू द 57,446। एंड तुम्हारा जो STCG और LTCG था 112 एंड 111A वाला, वो कितना था? वो तो 70,000 था। तो 70,000 का भी आपका 15%, तो इट्स कम्स टू द 10,500। और बाकी जो रिमेनिंग टैक्स बचा, रिमेनिंग टैक्स आप कैसे निकालोगे? तो जो आपका 1,02,22,500 है, इसमें से आप 3,82,976 को लेस कर दो, तो जो रिमेनिंग बचा 98,39,524, 98,39,524, उसको मल्टीप्लाई बाय आप 25% से कर दो, इट्स कम्स टू द 24,59,881। 24,59,881 24,59,881 है। ये आपका यहां पे आ जाएगा टैक्स। इस पे आपका 25% आपने सरचार्ज लिया। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो ना, समझा कि नहीं समझा? आप लोगों को समझा या नहीं समझा? यस सर
समझा हमको? तो बड़ा सिंपल है। मैंने बोला इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, उसमें सरचार्ज कितना लगता है? 10, 15, 25 एंड 37। बट 25 एंड 37% सरचार्ज नहीं लगेगा। कब? जब आपका LTCG 112A वाला है, STCG 111A वाला है, या फिर आपका डिविडेंड का इनकम है। डिविडेंड का इनकम है तो उस केस में आपको वो हायर सरचार्ज 25, 37 नहीं लगेगा। मैक्सिमम आपको कितना लगेगा? वहां मैक्सिमम आपको जो सरचार्ज लगेगा दैट इज मैक्सिमम जो सरचार्ज लगेगा दैट इज 15%। ठीक है। और एक और चीज समझना, इन 3 इनकम की वजह से अगर तुम्हारी अदर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो जाती है या 5 करोड़ से ज्यादा होती है तो अदर इनकम पे भी सरचार्ज जो है वो आपका 25, 37 नहीं लगेगा। अगर इन 3 इनकम की वजह से आपकी अदर इनकम है वो ज्यादा होती है तो। मैंने एग्जाम्पल दे रखे, आप देखोगे तो एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 ये अपन ने किया, तो 1 2 4 5 है, उसमें आपको ये चीजें समझ में आएगी। ठीक है, चलो। सो दिस इज द वन अमेंडमेंट इन द टैक्स रेट। अब हम चालू कर रहे हैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सेक्शन दैट इज 115 BAC। और 115 BAC में मैं आपको सिखाऊंगा कि भैया इस बार इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 6 स्लैब रेट आई है। 5%, 10, 15, 20, 25, 30। आपने देखा था वो जब बजट आया तो बड़ा खुश हुए थे, आपके 15 लाख तक है हमको स्लैब रेट का बेनिफिट मिलेगा। तो वो कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, वो सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं 115 BAC में। Yes people, so now we are going to start with one very interesting section that is section 115 BAC। और ये जो सेक्शन है वो इसी साल से आई है और ये सेक्शन लगेगी टैक्स रेट फॉर द इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। अब एक बात बता दूं, ये जो सेक्शन को ऐड किया गया दैट इज फाइनेंस एक्ट 2020 से ऐड किया गया एंड दिस इज विथ इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22 से ये सेक्शन लगेगी। असेसमेंट ईयर 21-22 मतलब अपना वाला प्रीवियस ईयर। मैं बोल देता हूं प्रीवियस ईयर आपका 2021 के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल है और इसी साल से ये सेक्शन आई है। दैट इज द टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। सेक्शन का नंबर है 115 BAC। अब एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए टैक्स रेट क्या रहती है? तो आप बोलोगे इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए अगर मैं जनरल टैक्स रेट की बात करूं तो जनरल टैक्स रेट रहती है अप टू 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2,50,000 से लेके 5 लाख तक की इनकम पे 5% लगेगा, 5 लाख टू 10 लाख 20% लगेगा और मोर देन 10 लाख 30% लगेगा। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन का मतलब रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 60 या उससे ज्यादा हो गया है इन प्रीवियस ईयर, दैट इज कॉल्ड सीनियर सिटीजन, उसके लिए टैक्स रेट है वो अप टू 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख टू 5 लाख तक 5%, 5 लाख टू 10 लाख तक 20%, मोर देन 10 लाख 30%। और इन केस ऑफ द सुपर सीनियर सिटीजन में रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज जो है वो 80 ईयर या उससे ज्यादा है इन द प्रीवियस ईयर, तो उसके लिए अप टू 5 लाख तक का बेसिक एग्जेम्पशन रहेगा। और 5 लाख से लेके और 10 लाख तक 20% और मोर देन 10 लाख इनकम पे 30% की रेट से टैक्स लगेगा। अब एक चीज समझना, इस साल से दैट इज फ्रॉम प्रीवियस ईयर 2021 एंड असेसमेंट ईयर 21-22 आपको एक सेक्शन दी गई है 115 BAC करके और यह सेक्शन बोलती है कि भैया अगर कोई भी इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, पहली चीज दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए आप ये सेक्शन पढ़ा रहे हो, बट इंडिविजुअल एचयूएफ कौन सा, रेजिडेंट वाला या नॉन रेजिडेंट या दोनों चलेगा? राइट आंसर इज दोनों चलेगा। मींस यहां पे सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ लिखा हुआ, इसका मतलब वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है या नॉन रेजिडेंट है, वो चाहे तो इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। अब ये सेक्शन क्या बोलती है? ये सेक्शन आपको लंबी चौड़ी स्लैब रेट देती है और आपको टोटल अप्रोक्स 6 स्लैब रेट देती है, 6 रेट देती है। जैसे अपने नॉर्मल में तो क्या है 5%, 20%, 30%, यहां पे आपका 5, 10, 15, 20, 25, 30 इतनी सारे स्लैब रेट रहेंगे। तो कैसे? ये सेक्शन बोलती है कि अगर इंडिविजुअल एचयूएफ चाहे तो उनका जो टैक्स रेट रहेगा वो ऐसे रहेगा कि अप टू 2,50,000 जो है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, दैट इज कॉल्ड बेसिक एग्जेम्पशन। उसके बाद मोर देन 2,50,000 जो है उससे लेके और 5 लाख तक का जो भी इनकम रहेगा उस पे 5% की रेट से टैक्स लगेगा। उसके बाद मोर देन 5 लाख से लेके और अप टू 7,50,000 तक का जो भी इनकम रहेगा, दैट इज 5 लाख से ज्यादा और 7,50,000 तक जो भी इनकम रहेगा उस पे 10% की रेट से टैक्स लगेगा। उसके बाद 7,50,000 से ज्यादा और 10 लाख तक का जो इनकम रहेगा
उस पे टैक्स लगेगा 15% से। मोर देन 10 लाख से ज्यादा और अप टू आपका 12,50,000 तक का जो इनकम रहेगा उस पे आपका 20% की रेट से टैक्स लगेगा। और 12,50,000 से लेके और आपका 15 लाख तक का जो इनकम रहेगा उस पे आपको 25% की रेट से टैक्स लगेगा। और 15 लाख से ज्यादा जितना भी इनकम रहेगा उस पे 30% की रेट से टैक्स लगेगा। तो देखो मैंने क्या बोला, अप टू 2,50,000 तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 250 से 5 लाख 5%, 5 लाख टू 7,50,000 10%, 750 टू 10 लाख 15%, 10 टू 12 15 जो है दैट इज 20%, 1250 से लेके और 15 लाख तक आपका 25%, एंड आपका 15 लाख से जितना भी ज्यादा रहेगा उस पर 30% की रेट से टैक्स लगेगा। मींस आपको इतने सारे स्लैब मिलेंगे। कैसे याद करना, बड़ा सिंपल है, आप 5-5% टैक्स रेट बढ़ाते जाओ और 2.5 लाख रुपया इनकम बढ़ाते जाओ। यहां पे आप 2.5 लाख रुपया इनकम बढ़ाते जाओ तो देखो 2,50,000, 250 टू 5, 5 टू 750, 750 टू 10, 10 टू 1250 एंड 1250 टू 15। मींस 2,50,000 इनकम बढ़ाते जाओ और 5% आप टैक्स रेट बढ़ाते जाओ। अब एक चीज समझना आप लोग, सर आप बोल रहे हो कि ये सेक्शन बोलती है कि अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ चाहे तो ये सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं 115 बीएससी का, और इस सेक्शन के हिसाब से आपका जो स्लैब रेट रहेगा वो ये वाला स्लैब रेट रहेगा। सर अगर कोई सीनियर सिटीजन है, इंडिविजुअल है बट कोई सीनियर सिटीजन है जिसका एज 60 प्लस हो चुका है या 80 प्लस हो चुका है, कोई सुपर सीनियर सिटीजन है, तो क्या उनके लिए भी यही वाला स्लैब रेट रहेगा अगर ये सेक्शन लेते हैं तो, या उनके लिए फिर वो 3 लाख और 5 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन हो जाएगा? राइट आंसर इज यही रहेगा। भले वो सीनियर सिटीजन है, इफ एनी पर्सन इज अ सीनियर सिटीजन देन ऑल्सो यहां पे आपको बेसिक एग्जाम्पशन 250 का ही मिलेगा, आपको 3 लाख या 5 का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप ये सेक्शन ले लेते हो तो। अगर आप सेक्शन ये लेते हो तो आपको यही वाला टैक्स रेट लगेगा इन केस ऑफ द सीनियर सिटीजन एज वेल एज द सुपर सीनियर सिटीजन। अब एक चीज समझना आप लोग, सर चलो हम तो चाहेंगे ये स्लैब रेट का बेनिफिट लेना, क्योंकि नॉर्मल वाला जो है उसमें क्या होता है अप टू 2,50,000 तक टैक्स नहीं लगता, 250 से 5 लाख 5%, उसके बाद सीधा 20 होता है और 10 लाख से ऊपर सीधा 30 लगता है। इसमें तो बढ़िया है, 15 लाख तक तो आपको 15 के बाद 30 लगेगा। तो सर ये तो हमारे लिए बेनिफिशियल वाली बात कर दी आपने, क्योंकि यहां पे हमको बेनिफिट दिया है कितने सारे छोटे छोटे स्लैब से, मजा आ जाएगा। लेकिन गाइज अगर आपको ये बेनिफिट लेना है तो आपको कुछ ना कुछ अपने आप को मतलब कुछ ना कुछ चीजें सरेंडर करनी रहेगी। मींस कुछ बेनिफिट जो है वो कुछ बेनिफिट का आपको बलिदान देना पड़ेगा, और जब आप बलिदान दोगे कुछ बेनिफिट्स का तभी आप ये सेक्शन ले सकते हो। लेकिन आप मुझे बोलोगे किन किन चीजों का बलिदान देना पड़ेगा, तो यहां पे मैं आपको सिखाने वाला हूं कंडीशंस, कि अगर आपको 115 बीएससी का बेनिफिट लेना है तो किसी किसी चीजों का बलिदान देना पड़ेगा। और यह बलिदान किन किन चीजों का देना है समझना। सबसे पहले बलिदान यह है कि आप लोग 10(5) का एग्जेम्पशन नहीं ले सकते। जो सेक्शन 10(5) होती है वो 10(5) का एग्जेम्पशन नहीं ले सकते। अब आप बोलोगे 10(5) क्या होता है? सैलरी हेड में आपको पता रहेगा, एक होता है लीव ट्रेवल कंसेशन जिसको अपन एलटीसी बोलते हैं, कि लीव ट्रेवल कंसेशन है वो एम्प्लॉय 4 साल के ब्लॉक में 2 साल तक लीव ट्रेवल कंसेशन का बेनिफिट एग्जेम्पशन ले सकता है। ये आप नहीं ले पाओगे अगर आप इस सेक्शन का बेनिफिट लेते हो, तो आपको एलटीसी का बेनिफिट है वो छोड़ना पड़ेगा। मिस लीव ट्रेवल कंसेशन की आप एग्जेम्पशन नहीं ले सकते। उसके बाद सेक्शन 10(13)(a) जो होता है, 10(13)(a) क्या होता है? एक सैलरी एम्प्लॉय जो होता है वो एचआरए का बेनिफिट लेता है। एक सैलरी एम्प्लॉय है वो एचआरए का बेनिफिट लेता है, तो आप एचआरए का बेनिफिट भी नहीं ले पाओगे अगर आप ये सेक्शन लेते हो। तो एलटीसी भी छोड़ना पड़ेगा और एचआरए का बेनिफिट भी छोड़ना पड़ेगा एग्जेम्पशन का। जो एग्जेम्पशन मिलती है, अब एग्जेम्पशन कितनी मिलती है? अगर मैं एलटीसी की बात करूं, लीव ट्रेवल कंसेशन की, तो थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट याद रहेगा तो आपको ध्यान रहेगा। उसमें ऐसा था कि आप ट्रेवल किससे करते हो, अगर फ्लाइट से कर रहे हो, अदर मोड से कर रहे हो। फ्लाइट से कर रहे हो तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर और इकोनॉमिक क्लास का फेयर व्हिचएवर इज लोअर का एग्जेम्पशन मिलता था। और अगर आप अदर मोड से कर रहे हो तो देखना पड़ेगा कि जहां जा रहे हो वहां रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। अगर रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है तो रेलवे का फर्स्ट क्लास का एसी फेयर और एक्चुअल एक्सपेंडिचर व्हिचएवर इज लोअर। रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो देखना पड़ेगा रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, वो ऐसा सब था करके, ठीक है।
और उसमें पता है आपको ऐसा था कि आप 2 ही बच्चों का बेनिफिट ले सकते हो एग्जामिशन का, और 2 बच्चों में ऐसा था कि अगर पहली बार 1 बच्चा हुआ, दूसरी बार 2 बच्चे हुए, मतलब पहली बार सिंगल बच्चा हुआ, दूसरी बार 2 बच्चे हुए, टोटल 3 हो गए तो तीनों का एग्जामिशन मिल जाता था। और अगर पहली बार ही 2 हो गए तो तुमको पता चल गया ना, रुक जाओ ना, हम 2 हमारे 2 करके, ठीक है। बट अगर तो भी आप बच्चे कर लेते हो तो उसके बाद में क्या होगा कि भाई अगर 3 बच्चे हो गए तो आपको बेनिफिट है वो 2 ही बच्चों का मिलेगा। ऐसा आपको पढ़ा होगा इन द इंटरमीडिएट। तो 10-5 का एग्जामिशन का बेनिफिट आप नहीं ले सकते, एज वेल एज द 10-13A का बेनिफिट भी आप नहीं ले सकते। 10-13A दैट इज एचआरए का बेनिफिट मिलता है। एचआरए आपको याद है वो एग्जामिशन हम लेते थे कितना, 40% और 50% ऑफ सैलरी। दूसरा क्या था, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड विच एवर इज लोअर का 10-13A का एग्जामिशन लेते थे। आप वो एग्जामिशन का बेनिफिट भी नहीं ले पाओगे। उसके बाद लॉ मेकर्स बोलते हैं आप जो सेक्शन 10-14 में कुछ आपको अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होते हैं, 10-14 में कुछ अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होते हैं, वो अलाउंसेस जो एग्जेम्प्ट होते हैं उसका भी आप बेनिफिट नहीं ले पाओगे। मींस जो अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होते हैं जैसे चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस करके, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, याद आया आपको, यूनिफॉर्म अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है, ट्रैवलिंग ऑन टूर अलाउंसेस, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। वो अलाउंसेस का आप बेनिफिट नहीं ले सकते। लेकिन गाइस यहां पे 4 एक्सेप्शन उन्होंने दिए हैं। उन्होंने 4 एक्सेप्शन दिए हैं कि ये 4 एक्सेप्शनल केसेज है जिनका बेनिफिट आप ले सकते हो अलाउंसेस का, इवन यू आर क्लेमिंग द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 115 बीएसी। आप 115 बीएसी ले रहे हो तो भी आप ये 4 अलाउंसेस ऐसे हैं जिसका आप बेनिफिट ले सकते हो। तो क्वेश्चन आता है सर कौन कौन से ऐसे वो 4 अलाउंसेस है जिसका हम बेनिफिट ले सकते हैं इवन वी आर क्लेमिंग द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 115 बीएसी। तो पहला दैट इज द ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अगर आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एग्जेम्पशन आप ले सकते हो अगर आप 115 बीएसी ले रहे हो तो भी। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एग्जेम्पशन अब किसको मिलता है, सिर्फ दिव्यांग एम्प्लॉय को। अगर कोई भी हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय है, दिव्यांग एम्प्लॉय है, वो दिव्यांग एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट अलाउंस का बेनिफिट मिलता है, उसका एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलता है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एग्जेम्पशन आप ले सकते हो, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है करके, ठीक है। इवन यू आर क्लेमिंग द 115 बीएसी का बेनिफिट। एक और चीज समझना, जो तुम्हारा कन्वेंस अलाउंस होता है करके, ठीक है, जो कन्वेंस अलाउंस होता है वो कन्वेंस अलाउंस का बेनिफिट भी आप ले सकते हो। जो कन्वेंस अलाउंस है वो कन्वेंस अलाउंस का बेनिफिट भी ले सकते हो। और एक और होता है दैट इज अ ट्रेवल ऑन टूर अलाउंस। एक और होता है ट्रेवल ऑन टूर अलाउंस और एक होता है डेली अलाउंस। गाइस ये 4 अलाउंस ऐसे हैं जिसका आप बेनिफिट ले सकते हो एग्जेम्पशन का, इवन आप 115 बीएसी क्लेम कर रहे हो। तो मैंने क्या बोला, सब लोग मेरी तरफ देखो, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन इसी साल से आई है, याद रखनी पड़ेगी, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आईसीआई ने तो नया मटेरियल इशू किया, एक भी एग्जाम्पल नहीं दिया। जितने अमेंडमेंट है, एक अमेंडमेंट से रिलेटेड उन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिया। एक इक्वलाइजेशन लेवी में एक जरूर छोटा सा एग्जाम्पल बनाया है, बट आईसीआई के न्यू मटेरियल में देयर इज नॉट अ सिंगल एग्जाम्पल ऑन द अमेंडमेंट। एक सिंगल एग्जाम्पल नहीं दिया अमेंडमेंट पे, सीधा पेपर में ही पूछते हैं, कम से कम कुछ एग्जाम्पल तो दे दिया करो बच्चों को, बेचारों को। चलो तो हम बनाएंगे, डोंट वरी। देखो तो मैंने क्या बोला, इधर देखो, टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। हम बोल रहे हैं इंडिविजुअल एचयूएफ पे ये टैक्स रेट लगेगा, मींस ये जो टैक्स रेट है ये टैक्स रेट लगेगा। लेकिन ये टैक्स रेट लगेगा तो ये टैक्स रेट का बेनिफिट लेने के लिए आपको कुछ बलिदान देना पड़ेगा, कुछ आहुति देनी पड़ेगी अपने आप को, कुछ ना कुछ चीजें सरेंडर करनी पड़ेगी, कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। और वो कुर्बानी किस किस की देनी है, आप 10-5 का एग्जेम्पशन नहीं ले सकते, 10-13A का एग्जेम्पशन नहीं ले सकते, 10-14 का एग्जेम्पशन आप नहीं ले सकते अलाउंसेस का। लेकिन यहां पे कुछ एक्सेप्शन है। कुछ एक्सेप्शंस क्या है कि आप ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो ले सकते हो। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये दिव्यांग एम्प्लॉय को मिलता है, ये इसका एग्जेम्पशन आप ले सकते हो। कन्वेंस अलाउंस का एग्जेम्पशन ले सकते हो। कन्वेंस अलाउंस में क्या होता है, जितना एक्चुअल खर्चा करते हो उतना एग्जेम्प्ट हो जाता है, जितना अलाउंस मिला, जितना एक्चुअल खर्चा किया उतना एग्जेम्प्ट मिल जाएगा, ये आप ले सकते हो। ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस एंड डेली अलाउंस, इन दोनों में भी ऐसा ही होता है कि जितना आप एक्चुअल में खर्चा करते हो उतना आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो ये 4 अलाउंसेस के आप एग्जेम्पशन ले सकते हो, इवन यू आर क्लेमिंग द सेक्शन 115 बीएससी का बेनिफिट। बट बाकी कोई भी अलाउंसेस है वो नहीं ले सकते। जैसे मान लो आपको दे रखा है कि कोई ऐसा अलाउंस दैट इज चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, उसके जो बेनिफिट्स वगैरह, यूनिफॉर्म अलाउंस एंड ऑल, उसके जो बेनिफिट है वो आप नहीं ले सकते हो। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो यस और नो? यस। अब एक और चीज समझना,
ये लोग बोलते हैं कि आप सेक्शन 1017 का बेनिफिट भी नहीं ले सकते। अब ये 1017 जो होता है ये अलाउंसेस मिलते हैं एमपी एमएलए को। जो एमपी एमएलए जो होते हैं वो एमपी एमएलए को, देखो एमपी एमएलए का जो भी इनकम होता है वो टैक्सेबल होता है, सैलरी टैक्सेबल होता है, लेकिन उनको कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस मिलते हैं, वो आपके एग्जेम्प्ट होते हैं, लेकिन वो एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं ले पाएगा। अगर कोई एमपी एमएलए 115 बीएससी का बेनिफिट ले रहा है तो उसको 1017 का बेनिफिट है, वो 1017 का बेनिफिट आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आप 1032 का बेनिफिट भी नहीं ले सकते, 1032 सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते। ये 1032 क्या होता है पता है क्या? माइनर चाइल्ड की इनकम जब पेरेंट्स में क्लब करते हैं, अगर आपको याद रहेगा कि माइनर चाइल्ड की इनकम जब पेरेंट्स में क्लब करते हैं तो पेरेंट्स को एक एग्जेम्पशन मिलती है 1500 रुपए की, एक एग्जेम्पशन मिलती है 1500 पर चाइल्ड, मैक्सिमम कितने भी चाइल्ड है चलेगा। तो जो यहां पे पेरेंट्स को जो माइनर की इनकम ऐड करते हो, माइनर की इनकम जब पेरेंट्स के हाथ में क्लब होती है तो एक 1032 की एग्जेम्पशन मिलती है 1500 रुपया पर एनम। वो एग्जेम्पशन आप नहीं ले पाओगे अगर आप सेक्शन 115 बीएससी का बेनिफिट लेना चाहते हो। तो देखो बड़ी कुर्बानियां आपको देनी पड़ रही है। उसके बाद लॉ मेकर्स बोलते हैं कि आप 10AA का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। 10AA मींस आप SEZ का जो है वो SEZ का बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे। SEZ में इनकम जो है उसको डिडक्शन मिलता है। पहले 5 साल तक कितना मिलता है? पहले 5 साल तक वो 100%, फिर 50%, फिर आपका 50% और SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में जितना डाला वो वाला करके, ठीक है, 10AA का। उसके बाद लॉ मेकर्स आपको ये बोलते हैं कि आप जो सेक्शन 16 की जो डिडक्शन होते हैं, सेक्शन 16 के डिडक्शन, सेक्शन 16 सैलरी का होता है और सैलरी में आपको डिडक्शन मिलते हैं। और सेक्शन 16 में डिडक्शन कौन कौन से मिलते हैं? एक तो आपको जो मिलता है वो प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलता है। तो जो भी आपको प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलता है, प्रोफेशनल टैक्स पे करते हैं तो उसका सेक्शन 16 में डिडक्शन मिलता है, वो आप नहीं ले पाओगे। उसके बाद में आपको पता है सैलरी में एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का, और वो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 का है वो भी बेटा आप नहीं ले पाओगे। उसके बाद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको एक एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है, वो एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन भी आप नहीं ले पाओगे। तो मैंने क्या बोला, देखो बेटा आप कौन कौन से बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे, मींस कहां कहां कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो कुर्बानी 10(5) का एग्जेम्पशन नहीं ले सकते, 10(13)A का नहीं ले सकते, 10(14) का नहीं ले सकते, 10(17) का नहीं ले सकते, 10(32) का नहीं ले सकते, 10AA का बेनिफिट नहीं ले सकते, और सेक्शन 16 के जो डिडक्शन होते हैं प्रोफेशनल टैक्स का, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस, इसका बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे अगर आप सेक्शन 115 BAC लेते हो। तो अब एक और चीज समझना, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि आपका जो सेक्शन 24 में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, वो इंटरेस्ट का डिडक्शन आप नहीं ले पाओगे एसओपी के केस में। आपको पता है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है, देखो एलओपी डीएलओपी है तो उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला? एलओपी डीएलओपी है तो उसका आप इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट एसओपी के केस में जो इंटरेस्ट मिलता है, आपको पता है एसओपी के केस में आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलता है? मैक्सिमम 30,000 और 2 लाख हाउस प्रॉपर्टी में, वो बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे। एसओपी में जो सेक्शन 24 में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है वो आप नहीं ले पाओगे। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक और बेनिफिट आपको छोड़ना पड़ेगा, और वो बेनिफिट ये छोड़ना पड़ेगा कि अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का कोई लॉसेज है, हाउस प्रॉपर्टी का कोई लॉस हो सकता है, और वो लॉस कौन सा होगा? डीएलओपी एलओपी का होगा। भैया जो लॉस है वो एलओपी डीएलओपी का होगा, क्योंकि एसओपी में तो होगा ही नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट अलाउ ही नहीं है। जो भी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, जो भी डीएलओपी का या फिर एलओपी का, वो आप अदर हेड से सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। मीन्स सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड नॉट अलाउड। मीन्स किसी और हेड से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। नॉर्मली क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी का 2 लाख रुपए तक का लॉस आप किसी और हेड से सेट ऑफ कर सकते हो। बट गाइस अगर आप ये सेक्शन लेते हो तो आपका हाउस प्रॉपर्टी में जो डीएलओपी या एलओपी का जो लॉस है, डीएलओपी मींस डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी और एलओपी मींस आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी, जो डीएलओपी एलओपी का जो लॉस है वो आप किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते, 1 रुपया भी नहीं कर सकते।
अगर आप ये सेक्शन नहीं लेते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप ये सेक्शन लेते हो तो आप नहीं कर पाओगे, किसी और हेड से सीधा उसको कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कैरी फॉरवर्ड है वो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अब एक और बात समझना, आप लोग बेटा एडिशनल डेप्रीशिएशन भी नहीं ले सकते। एडिशनल डेप्रीशिएशन होता है सेक्शन 32(1)(2)(a) वाला, तो आप जो है वो एडिशनल डेप्रीशिएशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। एज वेल एज द आप जो है वो सेक्शन 32(AD) का बेनिफिट भी नहीं ले सकते। 32(AD) इन्वेस्टमेंट अलाउंस होता है, लेकिन आजकल तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस है नहीं करके, ठीक है, इस साल से इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं मिलता, बट उन्होंने ऐसे ही डाला है, 32(AD) का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। एज वेल एज द जो 33(AB) और ABA है उसका भी आप बेनिफिट नहीं ले पाओगे। 33(AB) इज फॉर टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट में पैसा जमा करवाते हो तो डिडक्शन मिलता है आपका 40% ऑफ पीजीबीपी और इन्वेस्टेड अमाउंट विच एवर इज लोअर, वो आप नहीं ले पाओगे। उसके बाद में लॉ मेकर्स बोलते हैं कि भैया आप जो है वो साइंटिफिक रिसर्च में, जो साइंटिफिक रिसर्च में जो अपन खर्चे करते हैं 35(1)(2) वाला डिडक्शन आप नहीं ले पाओगे। उसके बाद में आप 2A वाला डिडक्शन नहीं ले पाओगे, उसके बाद आप 3 वाला डिडक्शन नहीं ले पाओगे, एंड 35(2)AA जो है ये डिडक्शन आप नहीं ले पाओगे। तो यहां पे आप कौन कौन से डिडक्शन नहीं लेते समझने की कोशिश करना। एक तो आप लोग 35(1)(2), 35(1)(2)A, 35(1)(3) एंड 35(2)AA ये आप साइंटिफिक रिसर्च के डिडक्शन नहीं ले पाओगे। 35(1)(2) कौन सा होता है कि अगर आप रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन देते हो तो 35(1)(2) में मिलेगा। अगर सोशल स्टेटिस्टिकल के लिए देते हो तो 35(1)(3) में मिलेगा, तो ये नहीं मिलेगा। एज वेल एज अगर किसी इंडियन कंपनी को जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एंगेज्ड है उसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए देते हो तो 35(2)A में मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। एंड IIT नेशनल लेबोरेटरी को देते हो तो 35(2)AA में मिलेगा, वो भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो आप 35(1)(2), 35(1)(2)A, 35(1)(3), 35(2)AA आप क्लेम नहीं कर सकते। आप मुझे अब बोलोगे कि सर यहां 35(2)AB क्यों नहीं बोला। 2AB जो है, एक बात बताओ, 35(2)AB सिर्फ कंपनी को मिलता है, और यहां अपन बात कर रहे हैं इंडिविजुअल एचयूएफ की, तो यहां पे वो आने का सवाल ही नहीं है करके, ठीक है। तो 35(2)AA नहीं ले सकते। अब एक चीज समझना, आप 35(AD) का डिडक्शन भी नहीं ले पाओगे। 35(AD) is a specified business. कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, होटल होना चाहिए 2 स्टार और अबव, हॉस्पिटल होना चाहिए 100 बेड और मोर, वो वाले डिडक्शन है वो आप नहीं ले पाओगे। उसके बाद में जो आप सेक्शन 35CCC जो होता है वो भी आप नहीं ले पाओगे। अब 35CC कौन सा होता है, CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है उसका डिडक्शन आप नहीं ले पाओगे। अब आप मुझे बोलोगे कि सर यहां 35CCD का जिक्र क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि आप सेक्शन 115BAA देखोगे या 115BA भी देखोगे तो वहां 35CCC के साथ 35CCD भी होता है। एक बात बताऊं, 35CCD जो पीजीबीपी का सेक्शन है वो सिर्फ कंपनी को मिलता है, और यहां पे तो बात हो रही है इंडिविजुअल और एचयूएफ की। यहां पे तो जो बात हो रही है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात हो रही है। तो भैया यहां जब इंडिविजुअल एचयूएफ की बात हो रही है तो ऑब्वियसली 35CCD का सवाल ही नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब एक बात समझना, ये लोग बोलते हैं कि आपको एक सेक्शन 57 में फैमिली पेंशन का डिडक्शन मिलता है। जो फैमिली पेंशन का डिडक्शन मिलता है, फैमिली पेंशन का डिडक्शन कितना मिलता है पता है, कि जो फैमिली पेंशन मिला उसका 1/3 या 15,000 पर एनम विच एवर इज लोअर है उतने का आप डिडक्शन ले सकते हो। तो वो फैमिली पेंशन का डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगा। सेक्शन 57 में जो फैमिली पेंशन का डिडक्शन लेते हैं वो भी आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद मैं बता दूं, एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, बेटा 6A का कोई भी डिडक्शन आप नहीं ले सकते। 6A का आप कोई भी डिडक्शन नहीं ले सकते, ना तो 80C ले सकते हो, ना 80D ले सकते हो, ना 80G ले सकते हो। कोई भी डिडक्शन आप अंडर चैप्टर 6A का नहीं ले सकते, सिर्फ 2 ले सकते हो, एक्सेप्ट 2। कौन कौन से? एक तो आप ले सकते हो 80JJAA, 80JJAA, और ये 80JJAA होता है जो न्यू एम्प्लॉय आप रिक्रूट करते हो उनकी सैलरी का 30%, दैट इज कॉल्ड 80JJAA। या फिर आप ले सकते हो 80CCD, 80CCD सबसेक्शन 2। अब ये 80CCD सबसेक्शन 2 क्या होता है कि जो आपका एम्प्लॉयर अगर एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करता है
ये क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करता है नेशनल पेंशन स्कीम में, तो उसका आपको डिडक्शन मिलता है 10% ऑफ सैलरी, और एम्प्लॉयर ने जितना कंट्रीब्यूट किया विच एवर इज लोअर, 10% ऑफ सैलरी और एम्प्लॉयर ने जितना कंट्रीब्यूट किया विच एवर इज लोअर का आपको डिडक्शन 80 सीसीडी 2 में मिलता है। तो ये दो डिडक्शन को छोड़ के अंडर चैप्टर 6A वाले आप कोई भी डिडक्शन नहीं ले सकते। अंडर चैप्टर 6A वाले आप कोई भी डिडक्शन नहीं ले सकते इन दो डिडक्शन को छोड़ के। क्या हम 80C ले सकते हैं? आंसर इज नो। 80G ले सकते हैं? आंसर इज नो। 80U ले सकते हैं? आंसर इज नो। आप मुझे बोलोगे कि यहां पे 80 जो आपका क्या बोलते हैं वो TTA होता है वो ले सकते हैं? आंसर इज नो। 80TT भी होता है वो ले सकते हैं? आंसर इज नो। मतलब कुल मिला के मैं बता दूं, अंडर चैप्टर 6A का आप कोई भी डिडक्शन नहीं ले सकते। अंडर चैप्टर 6A का कोई भी डिडक्शन आप नहीं ले सकते अगर आप ये सेक्शन लेते हो तो देखो बेटा, मैंने क्या बताया समझने की कोशिश करना। ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। एक सेक्शन है सेक्शन 115 BAC, वापस से देखेंगे। टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF। इंडिविजुअल HUF की इनकम पे टैक्स रेट क्या लगेगी? इस साल से ये सेक्शन है, प्रीवियस ईयर 20-21 से, असेसमेंट ईयर 21-22 से। ये सेक्शन बोलती है इंडिविजुअल HUF के केस में अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 से 5% 5 से 7.5 10%, 7.5 से 10 15%, 10 से 12.5 20%, 12.5 से 15 आपका 25%, और 15 लाख से ऊपर जितना भी रहेगा वो 30%। लेकिन आपको बलिदान देना पड़ेगा, और वो बलिदान क्या क्या चीजों का देना है। पहली चीज, आप जो भी लीव ट्रेवल कंसेशन का एग्जाम्शन नहीं ले सकते, HRA का एग्जाम्शन नहीं ले सकते, अलाउंसेस का एग्जाम्शन नहीं ले सकते, बट आप जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है जिसको कम्यूटेशन अलाउंस भी बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस को कम्यूटेशन अलाउंस भी बोलते हैं, ये आप ले सकते हैं। कन्वेंस अलाउंस का एग्जाम्शन ले सकते हैं, ट्रेवल ऑन टूर अलाउंस का ले सकते हैं, और डेली अलाउंस का ले सकते हैं। ये 4 अलाउंस ऐसे है जिसका बेनिफिट एग्जाम्शन आप ले सकते हैं। 1032 आप नहीं ले पाओगे। 1032 जो पेरेंट्स के हाथ में माइनर की इनकम ऐड होती है जिसपे 1500 लेस होता है वो नहीं मिलेगा। जो MP MLA होते हैं उनको एक अलाउंस का बेनिफिट मिलता है एग्जाम्शन का, वो नहीं ले पाओगे। 10AA SEZ का एग्जाम्शन का बेनिफिट आप नहीं ले सकते। सेक्शन 16 नहीं ले सकते। सेक्शन 16 मींस आपको एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिलता है वो नहीं ले पाओगे। प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन नहीं ले सकते। एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं ले सकते। सेक्शन 24 में जो SOP से रिलेटेड इंटरेस्ट है उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। और एक और चीज समझना, यहां पे SOP से रिलेटेड बेनिफिट नहीं ले सकते, उसके साथ साथ में हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है DLOP LOP की वजह से, इफ देयर इज अ लॉस इन हाउस प्रॉपर्टी ड्यू टू द DLOP LOP, वो किसी और हेड से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, उसको आपको कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन आप नहीं ले सकते। 32 AD का डिडक्शन आप नहीं ले सकते। 33 AB ABA नहीं ले सकते। 3512 साइंटिफिक रिसर्च वाले ये आप नहीं ले सकते। 35 AD नहीं ले सकते। 35 CCC नहीं ले सकते। 57 में फैमिली पेंशन का डिडक्शन मिलता है वो नहीं ले सकते। और एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नहीं ले सकते। दो को छोड़ के, एक तो आप 80JJAA ले सकते हो और दूसरा आपका 80 CCD2 वाला है वो आप ले सकते हो। जो 80 CCD2 वाला है वो 80 CCD2 वाला आप ले सकते हो, बाकी आप कुछ भी नहीं ले सकते। अब एक और चीज समझना, इधर देखना, सब लोग इधर देखना। लॉ मेकर्स बोलते हैं कि भैया ये डिडक्शन आप नहीं ले सकते। इधर आपका ध्यान होना चाहिए, सब लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए। ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, आपका सबका ध्यान इधर होना चाहिए। लॉ मेकर्स बोलते हैं कि भैया ये वाले जितने भी डिडक्शन है ये सब डिडक्शन का बेनिफिट आप नहीं ले सकते, इसका बेनिफिट आप नहीं ले सकते। अब एक चीज समझना, इसकी वजह से अगर तुम्हारा पुराना कोई लॉस है तो वो लॉस भी आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, उसको इग्नोर करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला समझना, मेरी तरफ देखना। जैसे मान लो मैं इंडिविजुअल हूं, मैं इस साल इस सेक्शन का बेनिफिट लेता हूं और मेरा पुराना कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है, और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है, मेरा नाम मिस्टर बीबी और मेरे 2 बिजनेसेस है करके, ठीक है। 2 बिजनेसेस है, एक तो मेरा मान लो होटल का बिजनेस है जिसपे मैं 35 AD का डिडक्शन लेता हूं, 35 AD का, जो कि 3 स्टार होटल है, ठीक है। और एक मेरा क्लासेस का बिजनेस है। अब एक बात समझना, मेरा पुराना कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है वो मान लो 5 करोड़ है। मेरा पुराना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है वो 5 करोड़ है। तो मैं बता दूं, ये 5 करोड़ में से, ये जो 5 करोड़ का लॉस है, इस 5 करोड़ में से 35 AD वाला लॉस है मान लो 2 करोड़, और बेटा क्लासेस वाला कोई पुराना लॉस है 3 करोड़। तो अब एक बात समझना,
पहली चीज तो मैं अगर इस साल 115 बीएससी ले लेता हूं, मैं इस साल 115 बीएससी लेता हूं, तो इसके हिसाब से मुझे 35 एडी का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि 35 एडी मना किया हुआ है। अब एक बात समझना, इनकी वजह से मेरा कोई पुराना लॉस है क्या? आंसर इज यस, मेरा 35 एडी का पुराना लॉस पड़ा है। कितना? 2 करोड़ का। ये 2 करोड़ के लॉस को मैं सेट ऑफ नहीं कर सकता। इसका सेट ऑफ जो है नॉट अलाउड, मैं इसको सेट ऑफ अलाउ नहीं है, इसका कोई सेट ऑफ अलाउ नहीं है। मतलब ये बोल दूं कि ये वाला लॉस मेरा क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। इसका सेट ऑफ अलाउ नहीं है। 2 करोड़ के लॉस का कोई सेट ऑफ अलाउ नहीं है, वो 2 करोड़ का लॉस लैप्स हो जाएगा। बट ये 3 करोड़ का लॉस है, इसको मैं सेट ऑफ कर सकता हूं। आंसर इज यस, इसको मैं सेट ऑफ कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन सिंपल वर्ड मैं आपको यह बता दूं, इन सिंपल वर्ड मैं आपको यह बता दूं कि इन सेक्शंस की वजह से कोई पुराना तुम्हारा लॉस है तो वो लॉस को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। इन सेक्शन की वजह से पुराना तुम्हारा कोई लॉस है तो उस लॉस को इग्नोर करना पड़ेगा। ना तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो और ना ही अब आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे आगे। मतलब इन सिंपल वर्ड आपका वो लॉस है वो क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना आप लोग, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, हाँ मेरी तरफ देखो, हाँ इधर देखना। अब अगर मान लो पुराना अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, ये क्लेरिफाई किया सीबीडीटी ने अपने रूल्स के हिसाब से। इधर देखना, तुम्हारा पुराना कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, समझना, हाँ, और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है 10 लाख का पुराना, तो इसको तो आप सेट ऑफ कर सकते हो। यस, कोई दिक्कत नहीं, इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, समझना, हाँ। लेकिन इस अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में 4 लाख का अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला है। 4 लाख का जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन वो एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला है। ऐसा हो सकता है ना, पुराना डेप्रिसिएशन 10 लाख पड़ा है जो अभी तक सेट ऑफ नहीं हुआ, उसमें 4 लाख एडिशनल वाला है, एंड 6 लाख जो है वो आपको नॉर्मल वाला है, वो आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन वाला है। किसमें है? अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में। अब एक चीज समझना, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में जो तुम्हारा एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला पार्ट है, ये इसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। इट इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ। इसको आप सेट ऑफ नहीं करोगे, मतलब इसको सेट ऑफ नहीं करोगे क्योंकि बोला है ना कि एडिशनल डेप्रिसिएशन तो नहीं ले पाओगे आप, एडिशनल डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। और पुराना अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है, जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में एडिशनल डेप्रिसिएशन है, उसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा, वो आपका चला जाएगा। लेकिन एक बात समझना, सीबीडीटी यहां क्लेरिफाई करता है कि ये सेट ऑफ करने के लिए अलाउ तो नहीं होगा, बट इट विल बी एडेड टू द WDV of 1st April in which option under section 115 BAC claimed। मतलब जिस ईयर में आप ये 115 BAC ले रहे हो, उस ईयर का जो 1 अप्रैल का जो भी ओपनिंग WDV रहेगा, जो भी 1 अप्रैल का ओपनिंग WDV रहेगा, उस ओपनिंग WDV में इसको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, इस एग्जांपल से मैं बात करता हूं, इधर देखो, आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में 4 लाख है। तो पहली चीज तो मैं बता दूं, ये 4 लाख अब आप आगे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर आपने ये सेक्शन ले लिया तो ये 6 लाख कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये 4 लाख है ना, यहां सीबीडीटी ने रूल्स बना के बोला कि ये 4 लाख आपको ऐड करना पड़ेगा इन द ओपनिंग WDV। ओपनिंग WDV में ऐड करना पड़ेगा जिस ईयर में आप 115 BAC लेते हो। इसका मतलब अब इस पे आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वो आपको अलाउ हो जाएगा और ये तुम्हारे WDV बढ़ा देगा, जिस पे आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वो आप कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना आप लोग, सर आप बोल रहे हो कि इंडिविजुअल एचयूएफ को ये टैक्स रेट लगेगी, आपने यहां पे ये टैक्स रेट बताई, बट सर व्हाट अबाउट द अदर स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम? जो भी स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम रहेगी उस पे टैक्स रेट क्या रहेगी? मतलब स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम जो होती है, स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम, स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम का मतलब कौन सा होता है? जैसे मान लो LTCG 112 वाला या LTCG 112A वाला, उस पर 20% लगता है, इस पे 10% लगता है। STCG 111A वाले पे आपका कितना लगता है? 15% लगता है।
उसके बाद अगर मैं बात करूं विनिंग्स पे कितना लगता है तो 30% लगता है। तो सर इन सब इनकम पे कौन सी रेट से टैक्स लगेगा? वो स्पेशल रेट से ही लगेगा। वो सब इनकम पे है वो आपको स्पेशल रेट से ही टैक्स लगेगा। तो कोई भी जो स्पेशल रेट्स की इनकम रहेगी उस पे आपको स्पेशल रेट से ही टैक्स लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो स्पेशल रेट्स की इनकम रहेगी उस पे स्पेशल रेट से ही टैक्स लगेगा। अब एक और चीज समझना, सर सरचार्ज क्या लगेगा? सर हमको ये बताओ, ये सेक्शन अगर लेते हैं तो हमारा सरचार्ज क्या रहेगा? क्योंकि अगर आपने सेक्शन 115 बी डबल ए और बी ए बी को ध्यान से देखा होगा तो वहां तो फिक्स सरचार्ज था 10%। वहां तो अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 115 बी डबल ए या 115 बी ए बी लेती है तो सरचार्ज वहां फिक्स था 10%। सर यहां पे अगर ये सेक्शन लेते हैं 115 बी ए सी तो यहां सरचार्ज का रेट क्या रहेगा? यहां सरचार्ज का रेट आपका डिपेंड करेगा टोटल इनकम पे। अगर तुम्हारी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, अप टू 1 करोड़ है, तो आपका सरचार्ज का रेट वही वाला आपका 10% रहेगा। मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ है तो आपका कितना रहेगा? 15%। मोर देन 2 करोड़ अप टू आपका 5 करोड़ है तो आपका 25%। और 5 करोड़ से ज्यादा आपका टोटल इनकम है तो 37%। जो सरचार्ज हमने सीखा है नॉर्मली वही सरचार्ज लगेगा। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपका 4% की रेट से लग जाएगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपका 4% से लग जाएगा। अब एक और चीज समझना, आप लोग इधर देखना मेरी तरफ। सर मेरी तरफ देखें, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। ये सेक्शन अगर आप लेते हो तो आपको एएमटी नहीं लगेगा। जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है वो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स आपको नहीं लगेगा। एएमटी इज नॉट एप्लीकेबल इफ यू ऑप्ट दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो आप 115 बीएसी ले लेते हो तो आपको एएमटी नहीं लगेगा। और एक चीज समझना, जब आपको अल्टरनेट मिनिमम टैक्स नहीं लग रहा, अब क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि पुराना सर एएमटी क्रेडिट पड़ा है उसका क्या करें? जो पुराना एएमटी क्रेडिट पड़ा है वो आपका लैप्स हो जाएगा, उसका कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि जब एएमटी लग ही नहीं रहा है तो अब आप उसको कोई सेट ऑफ नहीं कर सकते। पुराना जो एएमटी क्रेडिट पड़ा है वो एएमटी क्रेडिट आपका क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। तो मेरी तो एडवाइस आपसे यही रहेगी कि भैया आप एक काम करो, पहले आप चेक कर लो करके, ठीक है, कि आपका एएमटी क्रेडिट है, पहले उसको आप यूज कर लो, फिर ये सेक्शन ले लेना। ऐसी कौन सी जल्दबाजी है? और एक ये सेक्शन ऑप्शनल है, आपको लेना है तो लो, नहीं लो तो कोई बात नहीं। अब एक चीज समझना, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। हर साल रिटर्न फाइल करने से पहले आपको यह तय करना पड़ेगा आपको इस सेक्शन में जाना है स्पेशल वाली में, या फिर आपको नॉर्मल वाली सेक्शन में जाना है। जब आप नॉर्मल वाली सेक्शन में जाओगे तो वहां डिडक्शन एग्जेम्पशन के बेनिफिट ले पाओगे, लेकिन यहां अगर इस सेक्शन में जाओगे तो आपको यहां पे बलिदान देना पड़ेगा किसका? एग्जेम्पशन डिडक्शंस का। तो हर रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको कौन सी सेक्शन में जाना है। आप अगर ये डिसाइड करते हो हमको इसमें जाना है, आप इसमें जाओ। अब क्वेश्चन ये आता है क्या अगले साल चेंज कर सकते हैं? इस साल हम मान लो ये सेक्शन ले ली तो क्या हम अगले साल चेंज कर सकते हैं? आंसर इज यस, आपकी मर्जी है, हर साल चेंज करो। हो सकता है इस साल आपने 115 बीएससी के हिसाब से रिटर्न फाइल किया, अगले साल आप नॉर्मल के हिसाब से कर लेना। उसके अगले साल ज्यादा फायदा होता है 115 बीएससी को तो आप 11 बीएससी के हिसाब से चले जाना। उसके अगले साल आपको नॉर्मल से जाना है तो आप नॉर्मल से जाना। लेकिन एक चीज समझना, अगर आपका बिजनेस का इनकम है, अगर आपका बिजनेस का इनकम है, इफ योर इनकम इज फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी का इनकम है, तो अगर आपने एक बार 115 बीएससी ले लिया तो आपको सब्सीक्वेंट ईयर्स में भी 115 बीएससी लेना ही पड़ेगा। आपने एक बार अगर 115 बीएससी ले लिया तो आपको सब्सीक्वेंट ईयर्स में भी आपको 115 बीएससी लेना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? अगर आपने एक बार 115 बीएससी ले लिया तो आप सब्सीक्वेंट ईयर में भी आप 115 बीएससी लोगे ही लोगे, लेना ही पड़ेगा करके, ठीक है। लेकिन एक बात समझना, अगर मान लो किसी ईयर में वायलेशन हो गया, आपने 115 बीएससी नहीं ले लिया और ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की, मान लो एडिशनल डेप्रिसिएशन एंड ऑल, अगले किसी साल में वायलेशन हो गया और आप 115 बीएससी से बाहर हो गए, तो फिर वापस आप 115 बीएससी में नहीं आ पाओगे। आप वापस 115 बीएससी नहीं ले सकते जब तक कि आपका बिजनेस है। कल उठ के अगर आपने बिजनेस ही बंद कर दिया और फिर आपकी अगर अदर सोर्सेज की इनकम है या सैलरी की इनकम है और बिजनेस आपने बंद कर दिया, तब आप 115 बीएससी में वापस आ सकते हो। तो मैंने क्या बोला? दो चीजें। पहली चीज तो ये कि अगर किसी का बिजनेस का इनकम नहीं है, उसके पास तो ऑप्शन है, वो चाहे 115 बीएससी में जाए, चाहे नॉर्मल प्रोविजन से जाए।
लेकिन अगर किसी का बिजनेस का इनकम है और आपने अगर 115 बीएससी ले लिया तो फिर आपको 115 बीएससी कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन किसी ईयर में अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई और 115 बीएससी से बाहर निकल गए तो वापस आप 115 बीएससी में नहीं आ पाओगे जब तक आपकी बिजनेस की इनकम है। अगर फिर कभी किसी ईयर में बिजनेस की इनकम नहीं है, बिजनेस आपने बंद कर दिया, बिजनेस की इनकम नहीं है और आप 115 बीएससी में आना चाहते हो तो फिर आप 115 बीएससी में आ सकते हो। अब एक और चीज समझना, डाउट ये आता है कि सर इस बार हम एम्प्लॉय का सैलरी का टीडीएस कैसे काटे। ये बड़ी दिक्कत है क्योंकि सैलरी में टीडीएस कैसे काटे, हम जो टीडीएस है वो टीडीएस कैसे काटे सैलरी में, हमको कैसे पता चलेगा कि एम्प्लॉय का टीडीएस पुराने स्लैब रेट से काटे या इस स्लैब से काटे, इस सेक्शन से। तो इसमें बोला कि एम्प्लॉय डिक्लेरेशन देगा अपने एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को ये डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि मैं 115 बीएससी ले रहा हूं। अगर उसकी डिक्लेरेशन आई किसकी, एम्प्लॉय की, किसके पास में, एम्प्लॉयर के पास में, तो एम्प्लॉयर टीडीएस है वो ये वाले स्लैब से काटेगा, जो नया वाला स्लैब है 115 बीएससी वाला, इससे काटेगा। लेकिन अगर डिक्लेरेशन नहीं आई, डिक्लेरेशन दी नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप जो नॉर्मल वाला जो स्लैब रहता है 5%, 20%, 30% वाला 5, 20, 30% स्लैब रेट, आप उसके हिसाब से टीडीएस काटोगे। लेकिन एक चीज समझना, आपने डिक्लेरेशन दिया था अपने एम्प्लॉयर को कि आई एम गोइंग टू फॉलो 115 बीएससी, एम्प्लॉय ने डिक्लेरेशन दिया एम्प्लॉयर को कि आई एम गोइंग टू फॉलो 115 बीएससी। लेकिन जब रिटर्न फाइल करने की बात आई तब एम्प्लॉय को लगता है कि नहीं नहीं 115 बीएससी तो अच्छा नहीं, अब टीडीएस कट चुका है 115 बीएससी के हिसाब से। लेकिन एम्प्लॉय जब रिटर्न फाइल करता है उसको लगता है कि नो 115 बीएससी इज नॉट बेनिफिशियल फॉर मी, अदर प्रोविजन इज मोर बेनिफिशियल। तो क्या वो वहां चेंज कर सकता है या नहीं, मतलब उसने जो डिक्लेरेशन दिया था अपने एम्प्लॉयर को वो 115 बीएससी का दिया था, डिक्लेरेशन 115 बीएससी का दिया था, लेकिन जब वो रिटर्न फाइल करने की बात आई, एक्चुअल रिटर्न फाइल कर रहा था, तब उसको लगता है कि नहीं नहीं 115 बीएससी के साथ हम नहीं जाते हैं, हम तो किसी नॉर्मल वाले प्रोविजन के साथ जाते हैं। तो क्या वो चेंज कर सकता है, आंसर इज यस, कोई दिक्कत नहीं है। भले आपने डिक्लेरेशन 115 बीएससी की दी थी और आप नॉर्मल प्रोविजन से रिटर्न फाइल करेगा एम्प्लॉय, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आपने डिक्लेरेशन दिया ही नहीं था तो उसने नॉर्मल प्रोविजन से टीडीएस काटा और अब आप 115 बीएससी ले रहे हो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, नो प्रॉब्लम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलेगा। इज इट ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि अगर मान लो आप सेक्शन ये लेते हो 115 बीएससी तो भी आपको क्या 87A का रिबेट मिलेगा क्या, आंसर इज यस, आप 87A का रिबेट ले सकते हो, बट 87A का रिबेट इज एप्लीकेबल ओनली इफ योर नेट टैक्सेबल इनकम इज अप टू 5 लाख। अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है तो जो भी टैक्स लायबिलिटी और 12,500 रहेगा, विच एवर इज लोअर जो है उतने का आप बेनिफिट है वो रिबेट में ले सकते हो अंडर सेक्शन 87A। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे गाइस बोलो, यू अंडरस्टूड माई पॉइंट और नॉट? यस। चलो एक काम करो, आप अपनी बुक में आओ और आपकी बुक में देखो क्या लिखा हुआ है। सब लोग आओ, आप लोग अपनी बुक में आओ, आपके पास कॉम्पैक्ट रहेगा तो कॉम्पैक्ट में आओ और मैंने आपको जो पढ़ाया मैं यहां से आपको बता रहा हूं, सब लोग ध्यान देना। हाँ देखो बेटा, सबसे पहली चीज, इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ फॉलोइंग टैक्स रेट आर एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। टैक्स रेट अपने को पता है, 5-5% उधर बढ़ाते जाओ और 2.5 लाख रुपया इधर बढ़ाते जाओ। Above tax rate applicable only if the assessee satisfied the following condition। क्या क्या कंडीशन है? Assessee should not claim any benefit under section 10(5), 10(13)(a), 10(14), but other than those may be prescribed for this purpose, or 10(17) or 10(32), 10AA, 16(24)(b) in respect of SOP, 32(1)(2)(a), that is additional depreciation, 32(AD), 33(AB), 33(ABA), 35(1)(2), 1(2)(a), 35(2)AA, 35(AD), 35(CCC), 35(2)A, or any deduction of provision of chapter 6A other than the provision of 80 CCD2 and section 80 JAA। Notes, असेसी नॉट टू बी एंटाइटल टू फॉलोइंग एग्जाम्शन, ये वही वाली एग्जाम्शन के बारे में है जो मैंने ऊपर सेक्शन पढ़ी बताई है आपको, उसी से रिलेटेड ये सब चीजें दे रखी है। लेकिन ये 4 चीजों का बेनिफिट आप ले सकते हो अलाउंसेस में, कोई दिक्कत नहीं है करके। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ले सकते हो जो कि दिव्यांग एम्प्लॉय के लिए मिलता है, या फिर कन्वेंस अलाउंस आप ले सकते हो करके, या फिर आपका एनी अलाउंस टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर अलाउंस है वो आप ले सकते हो, या डेली अलाउंस है वो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका एग्जाम्शन का बेनिफिट ले सकते हो। उसके बाद दूसरा कंडीशन ये है, समझना बेटा, फर्दर such individual or HUF opting for the aforesaid concessional rate of tax would also be not allowed to set off any loss or depreciation attributed to any of the deduction referred above।
जो ऊपर डिडक्शन की बात की थी उससे रिलेटेड कोई लॉस है वो सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको अभी एग्जांपल लेके बताया था, मेरा एक होटल है और एक क्लास है, वो 2 करोड़ 3 करोड़ वाला। दूसरा, नॉट अलाउड टू सेट ऑफ एनी लॉसेस फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगेंस्ट एनी अदर हेड। क्या बोला कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो किसी और हेड से आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। हाउस प्रॉपर्टी में कौन सा लॉस आ सकता है? एलओपी डीएलओपी, क्योंकि एसओपी का तो लॉस आएगा ही नहीं, क्योंकि एसओपी का इंटरेस्ट ही अलाउ नहीं है, ठीक है। और लॉस सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से आ सकता है, तो डीएलओपी और एलओपी का कोई लॉस है वो और किसी हेड से सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। तीसरा, डेप्रीशिएशन अंडर सेक्शन 32 except additional depreciation under section 32(1)(2)(a) would have to be claimed in such a manner as may be prescribed। तो यहां पे मैंने बोला कि भैया आपका जो डेप्रीशिएशन जो है वो एडिशनल डेप्रीशिएशन अब आपको नहीं मिलेगा। जो एडिशनल डेप्रीशिएशन है वो डेप्रीशिएशन एडिशनल आपको नहीं मिलेगा, नॉर्मल आपको मिलेगा। और एडिशनल डेप्रीशिएशन जो पुराना अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन में है उसको आपको ब्लॉक से ऐड करना पड़ेगा। तो एज मे बी प्रिस्क्राइब उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है। And he shall not be allowed to claim any exemption or deduction for allowance or perquisite provided under any other law for the time being in force। तो इन्होंने बोला कि किसी और लॉ में भी अगर उसको कुछ अलाउंसेस, डिडक्शन, एग्जेम्पशन दे रखे हैं तो वो भी नहीं ले पाएगा। अब यहां पे पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है? वेयर देयर इज अ डेप्रीशिएशन अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट व्हिच हैज नॉट बीन गिवन फुल इफेक्ट प्रायर टू द असेसमेंट ईयर 21-22, corresponding adjustment shall be made to the opening WDV of such block of asset as on 1/4/2020 in the prescribed manner if the option 115 BAC is exercised in current year। ये वही वाली बात जो मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको बोला था कि एक तो तुम्हारा पुराना जो एडिशनल डेप्रीशिएशन है उसको आप नहीं ले पाओगे। पुराना एडिशनल डेप्रीशिएशन अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन में वो नहीं ले पाओगे, और वो एडिशनल डेप्रीशिएशन है वो आपको ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा उस ईयर की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी जिस ईयर में पहली बार आप ये सेक्शन का बेनिफिट लेते हो। नेक्स्ट पार्ट, if subsequently the individual or HUF not satisfied any of the foregoing conditions, the option of concessional rate shall become invalid and other provision of act shall apply। कोई अगर मान लो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की तो आप इस प्रोविजन से बाहर आ जाओगे उस साल और आप फिर नॉर्मल प्रोविजन से गवर्न करोगे। नेक्स्ट पार्ट, an individual or HUF who does not have any business income would have an option to choose either the two tax regime each year depending upon their liability under each one of them। वो हर साल उनके पास ऑप्शन है, जो चाहे वो ऑप्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल HUF हैविंग द बिजनेस इनकम, अगर आपका बिजनेस इनकम है तो क्या होगा? द ऑप्शंस वंस एक्सरसाइज कैन नॉट बी विदड्रॉ, आप विदड्रॉ नहीं कर सकते। बट इन सच अ केस एन ऑप्शन 1 एक्सरसाइज वुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर एंड कैन बी विदड्रॉन ओनली वंस फॉर प्रीवियस ईयर। मतलब आप विदड्रॉ कर सकते हो किसी ईयर में आप बाहर आए इससे, other than the year in which it is exercised, and thereafter the individual or HUF shall never be eligible to exercise option under this section except where such individual HUF cease to have any business income। आप एक बार अगर मान लो ये ले लेते हो तो हर साल लेना पड़ेगा, लेकिन एक बार अगर बाहर आ गए इससे आप, ठीक है, तो फिर आप कभी भी वापस ये ऑप्शन नहीं ले पाओगे जब तक कि आपकी बिजनेस की इनकम है। नेक्स्ट पार्ट, rebate under section 87A is available even if assessee opt section 115 BAC। टैक्स ऑन स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम जो है वो स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होगी। सरचार्ज जो है वो आपको सरचार्ज लगेगा 10, 15, 25, 37 डिपेंड्स ऑन योर टोटल इनकम। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% लगेगा। If assessee opt section 115 BAC then alternate minimum tax is not applicable, means आप पे AMT नहीं लगेगा। Brought forward AMT credit cannot be set off against income under section 115 BAC। So if assessee has brought forward AMT credit, it can first exhaust the AMT credit and thereafter opt for section 115 BAC in the subsequent previous year। यहाँ CBDT ने क्या क्लेरिफाई किया, ये TDS को लेके इन्होंने क्लेरिफाई किया, और देखो क्या देखा है, क्या दे रखा है। CBDT clarifies that an employee intending to opt for concessional rate under section 115 BAC may intimate to his employer for each previous year। Upon such intimation, the employer shall deduct TDS as per section 115 BAC। If such intimation is not made by employee, the employer shall deduct TDS as per normal tax rate only। If it is also clarified that the intimation so made to the deductor shall be only for the purpose of TDS during the previous year, it means cannot be modified during that year, means it is for the purpose of TDS only। However, at the time of filing of return, employee may take the different option, no problem at all।
Further, in case of employee who has an income under the head PGBP, the intimation to the employer in this case for subsequent previous year must not deviate from the option under section 115 BAC of the act once exercised in the previous year. भैया अगर मान लो एम्प्लॉय का पीजीबीपी का भी इनकम है तो उस केस में क्या हो गया कि आप 115 BAC एक बार ले लेते हो तो हर साल लेना पड़ेगा, तो अगले साल भी फिर आपका जो है वो रहेगा इंटीमेशन टू द एम्प्लॉयर, वो आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, डन। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ सेक्शन 115 BAC